तो नमस्कार दोस्तों, आपने पहला वाला पार्ट तो पढ़ ही लिया होगा। तो अब मैं आपको दूसरा वाला पार्ट लेकर आ गई हूँ। तो आपने देखा ही था कि रोहित दुबे अवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, आपसे मिलकर खुशी हुई रोहित जी। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर पहले पिछला पार्ट देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा पार्ट नहीं सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। और मैं गाड़ी के आईने में अवंतिका को देख रहा था। उसने मुझसे पूछा, और आपका नाम? मैं चुप था। तो अवंतिका ने कहा, आपका मौन व्रत है क्या? भावना ने हंसते हुए कहा, हाँ सुबह से मौन व्रत था भैया का, तुम्हें देखकर टूट गया। अवंतिका ने हैरानी से भावना की ओर देखा तो भावना कहने लगी, तुम्हारी 10 नंबर की जर्सी देखकर टूट गया भैया का मौन व्रत। मैंने अवंतिका से कहा, मेरा नाम पीयूष शर्मा। अवंतिका ने आईने में देखा और मुझसे बोली, आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। हॉस्पिटल के बाहर जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो कमिश्नर साहब का बेटा जानने के बाद ना डॉक्टर ने फीस ली ना हमने दी। अवंतिका का पूरा चेकअप हुआ, मामूली मोच थी, दावा लेने पर ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के इतना कहने पर हम सब उसे लेकर घर आ गए। घर पहुंचते हमारा सामना मेरे चाचा जी यानी कि जज साहब से हो गया। भावना घर पर सभी को अवंतिका के मैच जिताने की किस्सा बता रही थी। जज साहब ने वहीं कचहरी लगा दी। उन्होंने अवंतिका से पूछा, क्या नाम है आपका? जैसे कोई मुजरिम कटहरे में खड़ा हो। अवंतिका ने कहा, हमारा नाम अवंतिका सिंह चौहान। रोहित जोर से हंस पड़ा। ये उसकी आवाज़ सुबह से दूसरी गलती थी। इस बार जज साहब ने उसे बहुत सुनाया। अकेले में सुनाते तो बात आई गई हो जाती, क्योंकि उन्होंने अवंतिका जी के सामने सुनाया, इसलिए रोहित को चुभ गया। रोहित को सुनाने के बाद जैसे ही जज साहब ने मेरी ओर देखकर मुझसे आगे क्या करना है पूछा तो मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने दोबारा जोर से पूछा तो अवंतिका बोलने लगी, इनका मौन व्रत है आज। भावना ने गाड़ी में बताया था। मैंने ठंडी सांसें भरी कि बच गया मैं तो आज। खाना खाने के लिए सब टेबल पर आ गई। हमारे यहाँ रात का खाना सब बड़े ही अदब के साथ डाइनिंग टेबल पर खाते थे। हमारे यहाँ इंसान नहीं पद खाना खाते थे। पापा नहीं कमिश्नर साहब, चाचा नहीं जज साहब, बड़े भाई नहीं इंजीनियर साहब बैठते थे। कभी कभी तो फ्लाइंग ऑफिसर साहब भी छुट्टियों पर आ जाते थे खाने के टेबल पर। सब अपनी अपनी हाँकते रहते, अपनी बढ़ाई अपने काम के अनुभव बड़े ही शान से बताते। हम दो नकारा मतलब मैं और रोहित बस उनकी बातें ही सुनते रहते। चूँकि हम कमाते नहीं थे इसलिए हमारी बातें भी नहीं सुनी जाती थीं। जज साहब के सामने तो हम दोनों मुजरिम ही थे, क्योंकि उन्होंने हमें लाख समझाया था कि हम लॉ में पढ़ाई करें, सिविल जज की परीक्षा की तैयारी करें, पर हमें दोनों का सर पर IAS का भूत सवार था और हमारे उस भूत ने हमारी लुटिया डुबो दी। हम दोनों पहले ही प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गए। ये किसी को नहीं दिखा, पर हमारा चयन नहीं हुआ। इसका मतलब हम दिल्ली में अय्यासी काट रहे थे। अब माना कि कभी कभार घूम लेते थे, कभी पी भी लेते थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमने पढ़ाई नहीं की। अवंतिका भी भावना के साथ अपने कपड़े बदल कर आ गई। आते ही उन्होंने नैपकिन अपने पैरों के ऊपर रखा, एक नैपकिन गले में फंसाया और छुरी कांटा उठाकर खाना खाने लगी। हमारे घर के सभी पद वाले लोग मुस्कुराते हुए उसे खाता देख रहे थे। हम बेचारे तीनों गरीब ने एक दूसरे को देखा। इस मामले में भावना भी मेरे और रोहित के साथ थी। हम तीनों हाथ से खाना खाते थे। अवंतिका के सामने हमें सुनाया गया कि हमें टेबल मैनर्स नहीं आते, टेबल पर कैसे खाया जाता है। देखो अवंतिका को। अवंतिका ने हम तीनों की ओर देखकर सबसे बोली, हमें तो बचपन से ही ऐसा खाना सिखाया गया है। हमारा बहुत मन होता है हाथ से खाने का। वो तो आप सबकी वजह से हम ऐसे खा रहे थे, वरना हमें पता होता तो हम भी हाथ से ही खाते। हमें छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं है। माँ साहिब कहती हैं किसी के घर खाना पर जाओ तो हाथ से खाना बेअदबी होता है, पर हमें समझ नहीं आता ऐसा क्यों, जबकि खाना हमेशा हाथ से ही खाना चाहिए। पूरी 5 उंगलियों के स्पर्श से खाना चाहिए। पहले तो सब वैसे ही खाते थे, पर जब से अंग्रेज़ आए थे तब से हमारे तौर तरीके बदल गए। हमारे यहाँ के राजा महाराज भी किंग और प्रिंस कहलवाना पसंद करने लगे। हमें बहुत चिढ़ होती है, अंग्रेज चले गए पर ये अदब और कायदे बनाकर छोड़ गए। ज़्यादा दूर से हंसना बेअदबी है, जबकि लॉफ्टर से बड़ी कोई थेरेपी नहीं होती। आज हम तीनों के दिल में सुकून था। पहली बार कोई छुरी कांटे से खाना खाते हुए हाथ से खाने का पक्ष ले रहा था। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले गए। मैं ऊपर अपनी ख्वाबगाहों में टहल रहा था। यही सोच रहा था कि आज का दिन किसी तरह निकल गया। कल क्या जवाब दूंगा? कल तो सब मुझे ही घेरने वाले हैं। अपने आगामी भविष्य की योजना बनाने से पहले मैं आपको अपनी गौरवशाली अतीत की ओर ले चलता हूँ। मैंने जैसे तैसे 12वीं की अच्छे के नंबर से पास हुआ। मैं जीव विज्ञान और गणित दोनों के लिए ही थे। मैंने बड़े भाई साहब मुझे इंजीनियर, पापा डॉक्टर, चाचा जज और छोटे भाई साहब तो महान थे, वो मुझे सेना में भेजना चाहते थे।
सब के सब मेरी जान के दुश्मन। मैं शुरू से ही आराम तलब रहा हूँ, काम करना मुझे कभी रास नहीं आया। फिर भी सबके जोर देने पर मैंने सोचा कि आईएएस ही ठीक रहेगा, मैं इसी की तैयारी करूँगा। मेरे साथ साथ रोहित भी तैयार हो गया। हम दोनों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स किया। इतिहास और साहित्य के साथ हम दोनों को बचपन में ही पढ़ने का बहुत शौक़ रहा, पर कोर्स की किताबें नहीं, कॉमिक्स, उपन्यास, ऐसे कोई उपन्यास नहीं होगा जो हमने पढ़ा न हो। कितना ज्ञान है हमें इस क्षेत्र में, ये कोई नहीं देखता। पूरी रात मैं अपने भविष्य को लेकर सोचता रहा, आगे क्या करना है, पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। अगली सुबह मैं देर से उठा, सब नाश्ता कर रहे थे। मैं जैसे ही पहुंचा सब मुझसे सब कुछ पूछते। इससे पहले कि अवंतिका ने भावना से कहा, तुमने जिन बच्चों की ट्यूशन की बात की थी ना, उनसे बात कर हमें कॉलेज में बता देना, कॉलेज के बाद पढ़ा देंगे हम। भावना ने उससे कहा, कॉलेज से तू रोज़ इतना दूर पढ़ाने आएगी, थक जाएगी, अपनी पढ़ाई कब करेगी। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, सब कर लेंगे हम, तुम बस बात करके हमें कॉलेज में बता देना। नाश्ता कर अवंतिका ने सबसे कहा, अब हमें इजाज़त दीजिए, हमें हॉस्टल जाकर हफ्ते भर के कपड़े धोने हैं। जज साहब ने ड्राइवर के साथ अवंतिका को हॉस्टल भिजवा दिया। आज रविवार था तो हमारे घर के सब पद छुट्टी पर थे। चूँकि आज मेरा मौन व्रत नहीं था और मुझे सबकी बातों का जवाब देना था, तो भाई साहब ने हमसे कहा, अगर इंजीनियरिंग की होती तो आज कहीं ना कहीं लग गए होते। जज साहब कहने लगे, तुम लोगों से कहा था लॉ में पढ़ाई करो, पर नहीं, तुम्हें तो साहित्य पढ़ना था। अब क्या करोगे, कुछ सोचा है? कमिश्नर साहब मुझे घूर रहे थे। मैंने सबसे पहले कहा था, हाँ सोचा है, हम कोचिंग क्लास खोल लेंगे। रोहित ने अपने सर पर हाथ दे मारा, क्योंकि कल उसने भी यही कहा था और उसने जो सुना था वही कहीं काफ़ी भयंकर था। इंजीनियर साहब हंस पड़ी और कहने लगे, अच्छा और क्या पढ़ाएंगे आप? इतिहास और साहित्य? फ्लाइंग ऑफिसर साहब भी फ़ोन को स्पीकर में कर गालियां दे रहे थे हमें। घर में छोटा होना वो कितना बुरा होता है, आज समझ आया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे बेताल तांडव कर रही हों मेरे सर पर और मेरे घर के सारे पदों के हाथों में झाड़ू हो। मैंने अपनी मम्मी की ओर देखा, उन्होंने सबसे कुछ कहना चाहा तो सबने उन्हें चुप करा दिया। बहुत देर सब सुनने के बाद मैंने गुस्से से कहा, ऐसा है, मैंने तय कर लिया है कि मैं एमए करूँगा साहित्य में, साथ ही आईएएस की तैयारी और कोचिंग में भी पढ़ाऊंगा। अब आप लोगों को जो कहना हो कह सकते हैं। मेरे चीखने पर सब शांत हो गए थे तो रोहित को थोड़ा बल मिल गया था। कहने लगा, मामा जी, हम भले ही आईएएस ना बन पाए हों, पर लोगों को आईएएस की ज़रूर बना सकते हैं। 4 साल दिल्ली में कोचिंग में ये सब तमाशा बहुत देखे हैं हम। 4 साल आपने ही फीस दी ना कोचिंग की, हमें पढ़ाया। सच मानिए, कोचिंग से ज़्यादा फ़ायदा किसी और बिजनेस में नहीं है। आजकल इंजीनियर साहब कहने लगे, और आपका नहीं निकला तो कोई क्यों पढ़ेगा आपसे? रोहित तपाक से बोला, भाई साहब, आईएएस आईपीएस बनने के बाद लोग नहीं पढ़ाते, उनके पास तो वक्त ही नहीं होता, उन्हें अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती। कोचिंग में तो अधिकतर वही लोग पढ़ते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। और वैसे भी हम पहले प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंच गए, तो अभी तो हमारे पास 3 प्रयास और हैं, देख लेना, निकाल लेंगे हम लोग। कमिश्नर साहब ने हम दोनों को देखा और बोले, कहाँ खोलनी है कोचिंग, जगह वगैरह तय करी है, बता देना। मैंने और रोहित ने एक दूसरे को देखा, सब अपने काम में लग गए। मैं अपने कमरे में आ गया। पीछे पीछे रोहित भी चला आया और कहने लगा, कल जब मैंने कहा तो कितनी डांट पड़ी थी, आज किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने रोहित से कहा, जब किसी से अपनी बात मनवानी हो तो ऊंची आवाज़ में अपनी बात कहनी चाहिए, सामने वाला अपने आप ठंडा पड़ जाता है। लिख लो, आज हमेशा याद रखना। रोहित मुझसे कहने लगा, तब आगे क्या और कैसे करना है राजकुमार, ये भी बता दो। और मजाक में मुझे हमेशा राजकुमार ही कहता था। मैंने रोहित से कहा, पता नहीं। रोहित ने मुझे देखकर कहा, मर गई तो नीचे क्यों कहा तूने मुझे? लो तो लगा तेरे पास कोई पूरी योजना होगी। मैंने रोहित से कहा, तो क्या करता, तेरी तो डांट खाता? वो तो मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। तो अवंतिका ने जब ट्यूशन की बात की तो एकदम से मुझे कोचिंग का ध्यान आ गया, तो मैंने कह दिया। रोहित गुस्से से मुझे देख रहा था, तो मैंने कहा, तू टेंशन न ले, सब ठीक हो जाएगा, चल अब सोने दे, रविवार ख़राब हो जाएगा। मैं तो बस सब लोग की दुनिया में जाना चाहता था, ऐसा हो न पाया। रोहित ने मुझे सोने नहीं दिया और हम दोनों मिलकर अपनी कोचिंग क्लास खोलने के लिए योजना बनाने लगे। कई दिन बीत गए। मैंने और रोहित ने मालवीय नगर में
मैं अपनी कोचिंग खोल ली थी, चूँकि हम दिल्ली से पढ़कर आए थे, इंटरव्यू तक देकर आए थे, कमिश्नर साहब के सुपुत्र थे, तो बहुत सारे लोगों ने हमारी कोचिंग में दाखिला ले लिया। मैंने और रोहित ने भी जिम्मेदारी के साथ पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारी कोचिंग क्लास चल निकली। अब हम जिम्मेदार और थोड़े व्यस्त हो गए थे। घर में डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हम समय अब हम दोनों भी कुछ थे। अब हम दोनों कुछ अगर कुछ कहते तो सुना जाता था। कई महीने बीत गए ऐसे ही। एक रोज़ मेरा बहुत सरदर्द हो रहा था, तो रोहित ने क्लास लेने के लिए कहकर मैं घर वापस आ रहा था। शाम को 6:30 बज रहे थे। मैंने देखा कि मारवी नगर के आगे बस स्टॉप पर कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। मैंने अपनी कार रोकी और जैसे ही वहाँ पहुँचा तो देखा, अरे ये तो हमारी अवंतिका जी हैं। मैंने गाड़ी के दूसरी ओर गेट खोला और अवंतिका को गाड़ी में बैठने को कहकर मैं उन लड़कों की ओर मुड़ गया। वो 3-4 थे। मुझे देखकर सब एक साथ आ गए। कहने लगे कुछ ज़्यादा ही हीरो बन रहा है। मैंने अपनी शर्ट की बाहें मोड़ी ही थी कि तभी एक नाजुक से हाथ ने मेरा हाथ पकड़कर रोका। मैंने पलटकर देखा तो अवंतिका कहने लगी, ये इनका रोज का है, आप जाने दीजिए। मैंने अवंतिका को गाड़ी में बैठने को कहा और उन लड़कों को घूरता हुआ कार के अंदर आ गया। कार चालू करते ही मैंने अवंतिका से पूछा, इतने समय आप यहाँ कैसे? अवंतिका ने कहा, रोज़ आती हूँ, यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मैंने उनकी ओर देखा और पूछ बैठा, कितना मिलता है? उन्होंने कहा 2000। मैंने हैरानी से कहा, 2000 के लिए इतना दूर आती हैं आप? अवंतिका ने कहा, नहीं, 1400 के लिए 600 तो पूरे महीने का बस किराया हो जाता है। अब मेरे पास बोलने को कुछ नहीं था। मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अवंतिका ने कहा, हमारे पापा नहीं हैं, माँ साहेब अपने साथ साथ हमारे भी खर्चे उठाते हैं। हम उन्हें बहुत परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए ट्यूशन पढ़ा लेते हैं। मैंने बस इतना ही कहा। अच्छी बात है। मैं अवंतिका को छोड़ने उसके हॉस्टल जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए उसके चेहरे की ओर देखा तो अवंतिका अपनी आंखें बंद किए हुए सिर को सीट पर टिकाए सो गई थी। मेरी नज़र उसके चेहरे पर ठहर गई। उसकी थकान चेहरे पर उतर आई थी। मैंने VIP रोड पर झील के किनारे गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद अवंतिका की आंखें खुली तो मुझे बाहर देखकर वह भी बाहर आ गई और मेरे पास आकर उसने कहा, माफ़ कीजिएगा, हमें पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। मैंने उसकी ओर देखा, बहुत थकी लग रही थी। अवंतिका ने हाँ में सर हिला दिया। भुट्टे वाले से 2 भुट्टे लिए मैंने और एक अवंतिका को पकड़ाते हुए कहने लगा, जब से कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया है तब से बहुत थक जाता हूँ। जब भी थकान महसूस होती है यहाँ आ जाता हूँ। झील के किनारे खड़े होकर डूबते सूरज को देखते हुए सारी थकान छू हो जाती है। अवंतिका और मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़े झील की और वहाँ से गुजरती गाड़ियों को देखते रहे। मैंने अवंतिका से कहा, आपका हॉस्टल कितने बजे बंद होता है? अवंतिका ने जैसे ही कहा 8 बजे। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। मैंने उसकी ओर देखा, वह झील को देखने मग्न थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो आकर बैठ गई। मैं उसे उसके हॉस्टल छोड़ने जा रहा था। उसका हॉस्टल शहर से बाहर था। रास्ते में मैंने उनसे कहा, आप रोज़ अकेले जाती हो? अवंतिका ने जैसे ही हाँ कहा, मैंने थोड़ा झिझकते हुए उनसे कहा, वैसे कहने का कोई हक तो नहीं बनता, पर इस तरह अंधेरा होने पर इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं है। आप कहीं बाहर क्यों नहीं रह लेती? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, कॉलेज में हमें फुल स्कॉलरशिप का एडमिशन मिला है। यहाँ के हॉस्टल की फ़ीस कम है, बाहर रहना हमें महंगा पड़ेगा। मैं चुप हो गया। क्या कहता? हॉस्टल के गेट के बाहर मैंने गाड़ी रोकी तो अवंतिका उतरकर मेरे गेट की ओर आई और मेरे हाथ में 20 रुपये देते हुए 10 रुपये के भुट्टे के 10 रुपये हमें यहाँ छोड़ने के। मैंने गुस्से से कहा, पागल हो गई हो आप? आपसे पैसे लेंगे हम? ये आपने सोचा भी कैसे? अवंतिका ने मेरी ओर देखा और बोली, फिर आज के बाद हम कभी आपकी कार में नहीं बैठेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बैठे तो इसे रख लीजिए। हम आपका अपमान करने के लिए नहीं दे रहे, अपितु इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा सम्मान हमारी नज़रों में बना रहे। मैं अवंतिका को देखता रह गया। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बात कह दी। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे वॉलेट में रखते हुए कहा, ठीक है, तब तो आपको गाड़ी में बैठना पड़ेगा और अब आप मुझे मना नहीं कर पाएंगी। कहकर मैं गाड़ी बैक कर वहाँ से निकलने लगा और गाड़ी के मिरर में बहुत देर तक अवंतिका को गेट पर खड़ा देखता रह गया। जब मैं घर पहुँचा तो रोहित भी आ गया था और मुझे देखते ही कहने लगा, वाह बेटा, कोचिंग में सर दर्द और अब कहाँ से चहकते हुए चले आ रहे हो? मैंने उससे कहीं नहीं, झील के किनारे खड़ा था। रात का खाना खाकर मैं अपनी ख्वाबगाह में था। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा पूरा ध्यान अवंतिका पर था। मैंने मन में सोचा कि अलग ही अवंतिका जी, सबसे कम बोलना, बिल्कुल सीधा जवाब देना, साथ ही बहुत ही स्वाभिमानी। दूसरी मुलाकात में मैंने उनके बारे में इतना तो जान ही लिया था। अगले दिन मैंने रोहित से कहा, भाई तेरी सुबह और दोपहर की क्लास मैं ले लूँगा, तू शाम को ले लिया कर। शाम होते होते मुझे सुस्ती घेरने लगती है। रोहित ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगा, चल ठीक है, मैं बेड शिफ्ट कर देता हूँ। 5 बजे मैं घर वापस आ गया और बड़े मज़े से तैयार होने लगा। बार बार आईना देखता, अपनी अकलें बना बना कर देखता
और तो और शर्ट भी मैंने 10 बार बदल डाली। 6 बजे के करीब जब मैंने अपने घर से बस स्टॉप की ओर जा रहा था तो रास्ते में अवंतिका मिल गई। मैंने कार को हॉर्न बजाया और उन्हें मुड़कर देखा। मेरे कहने पर गाड़ी में आकर बैठ गईं। उनसे मुझसे पूछा, आप आज फिर यहाँ कैसे? मैंने उससे कहा, घर जा रहा था, इतने समय कोचिंग से लौटता हूँ। अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस रास्ते पर कैसे? ये रास्ता आपके घर की ओर तो आने वाला है नहीं, जाने वाला तो वो सामने वाला है। मैंने अपना सिर खुजाते हुए सोचा, बेटा लड़की बहुत समझदार है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, झूठ नहीं बोलूँगा, आपको इतनी दूर बस में अकेले शहर से दूर जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए चला आया। अवंतिका मुझे देख रही थी और मैंने गाड़ी झील की ओर घुमा दी। अवंतिका ने कहा, पर ये रास्ता हॉस्टल नहीं जाता। मैंने कहा, जानता हूँ, हॉस्टल 8 बजे तक पहुँचना है। और झील पर पहुँचकर वहाँ लगी बेंच पर हम दोनों एक एक कोना पकड़कर बैठ गए। झील के किनारे हम डूबते सूरज को देख रहे थे। तकरीबन 1 घंटा हम वहीं बैठे रहे। अवंतिका ने मुझसे कहा, देर हो जाएगी, अब चलना चाहिए। हम दोनों वापस गाड़ी में आ गए। अवंतिका ने मुझसे पूछा, आपकी कोचिंग कैसी चल रही है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी। फिर गाड़ी में रेडियो चल रहा था और मैं और अवंतिका दोनों ही दूसरे से ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, इसलिए हम दोनों की खामोशियों में रेडियो हमारा अच्छा साथ देता था। हॉस्टल के गेट पर अवंतिका को छोड़ने के बाद उनसे 10 रुपये लेकर मैं जब मुस्कुराता वो घर पहुंचता तो घर पर सबको मेरा ही इंतज़ार था। मुझे इतने अच्छे कपड़ों में देख रोहित कहने लगा, किसी लड़की से मिलने जाते हो क्या आजकल? मैंने उसके सिर पर थपकी देते हुए कहा, कभी तो लड़कियों को छोड़ कुछ और भी सोच लिया कर। अगले दिन मैंने रोहित से जब इसकी बाइक की चाबी मांगी तो मुझ पर थोड़ा शक हुआ था। उसने कहा, कहाँ नहीं, मैं बाइक से अवंतिका के पास पहुँच गया। अब इसे आप मेरा कमीनापन समझो, चाहे जो भी लड़की को जितना बाइक पर घुमाने में आता है उतना कार में नहीं। मुझे बाइक में देखकर अवंतिका ने मुस्कुराकर अपनी नज़रें झुका लीं और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ गई। बस यही तो चाहिए था मुझे। मैं चुपचाप गाड़ी चला रहा था और वह मेरे कंधे पर हाथ धरे बैठी थी। बाइक के मिरर में मैं उनकी उड़ती हुई जुल्फ़ों जो चेहरे पर आ गई थी उसे देखने में मग्न था। मुझे स्पीड ब्रेकर दिखा ही नहीं। ये मत सोचिएगा कि मैंने ऐसा कुछ जानबूझकर किया हो, वो तो मैं खो गया था और ऐसा हो गया। उसके बाद क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। हम दोनों ने खुद को संभाल लिया, पर जैसे ही हम भोपाल से बाहर पहुंचे तो कई लड़के बाइक से बार बार चक्कर काट रहे थे। उस दिन मुझे एहसास हो गया इस तरह बाइक पर अवंतिका को साथ लेकर चलना ठीक नहीं है। जाते समय फिर अवंतिका ने 10 रुपये का नोट थमा दिया। मैं जब वापस घर पहुँचा तो आज तो रोहित मुझे तके बैठा था। उसने मुझ पर सवालों का पिटारा खोल दिया। बचपन से ही मैं यदि किसी बात का जवाब देना नहीं चाहता तो मौन व्रत धारण कर लेता हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। मेरे पास 10 के नोटों का खजाना हो गया था। मेरा पूरा पर्स 10 के नोटों से भर गया था। 10 रुपये मेरे लिए बेशकीमती थे। चाहे कुछ हो जाए मैं उन्हें खर्च नहीं करता था। एक रात जब मैं लौटा तो सुबह वॉलेट घर पर भूल गया और जब मैं नाश्ते पर आया तो हमारी माताराम कहने लगी, तुम्हारे वॉलेट में हमने 30 रुपये निकाल कर धोबी को दे दिए हैं। तुम्हारे पास इतने सारे 10 रुपये के नोट कहाँ से आए? मुझे दे दो और मुझसे बंधे नोट ले लो। मम्मी का इतना ही कहना था कि पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं भड़क उठा। सब नाश्ता कर रहे थे, मुझे घूर कर देखने लगे। मैं बड़बड़ा रहा था, आपने बगैर पूछे मुझसे मेरे वॉलेट से पैसे क्यों निकाले? मैं कोई आपको 10 रुपये देकर बंधे नोट नहीं देने वाला। ये 10 रुपये मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आपने उठाकर धोबी को दे दिए। अपना वॉलेट जेब में उठाकर लगता हुआ कहने लगा, आइंदा से मेरी कोई भी चीज़ मुझसे पूछे बिना मत छुइएगा। इंजीनियर साहब मुझ पर भड़क उठे। ये क्या तरीका है तुम्हारा? मम्मी से वॉलेट से 30 रुपये निकाले थे, ले लो, तुम 300 रुपये ले लो। वो छुट्टा नहीं मिल रहा इसलिए तुम्हारे वॉलेट से ले लिए थे। मैंने बड़े भाई साहब से कहा, बात 30 रुपये की नहीं है, बात 10-10 के उन 3 नोटों की है। वो नोट कीमती हैं मेरे लिए, मैं इसलिए नाराज़ हो रहा हूँ। मैंने गुस्से से अपने बचपन की पिगी बैंक खोज निकाली और अपने वॉलेट में 10-10 के एक नोट को बड़ी ही नज़ाकत से पकड़कर उस पिगी बैंक को डालता जा रहा था। घर पर सबके साथ रोहित भी मुझे घूर कर देख रहा था और मुझे आते हुए बदलाव को भी महसूस कर रहा था। शाम को कोचिंग से निकलते वक्त जब मैं वॉश बेसिन से मुँह धो रहा था तभी रवि आ गया। रवि सिंह बघेल, मेरा और रोहित का बचपन का दोस्त, जो कि एक डॉक्टर है। उसका अपना क्लिनिक है। उसे देखते ही मैंने मन ही सोचा, अब तो मर गई। अवंतिका इंतज़ार कर रही होगी और ये रवि इतना जल्दी जाने वाला नहीं है। आज शाम की क्लास नहीं थी तो रोहित ने जानबूझकर उसे मेरे निकलने के वक्त बुलाया था। मैं जब निकलने लगा तो रवि कहने लगा, यार बहुत दिनों से कहीं गए नहीं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। उन दोनों में से क्या कहता, पर मेरा मन बार बार अवंतिका की ओर जा रहा था कि वो इंतज़ार कर रही होंगी। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं था। मैं बता देता, रवि और रोहित ने मुझे पकड़ने के लिए प्लान बनाया था।
हम तीनों जैसे ही निकलने लगे, बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, बारिश भी तेज़ है। अवंतिका को लेकर मेरा मन में डर गया। मैंने तय कर लिया था बाहर में जाए रवि और रोहित इन्हें जो सोचना होगा सोचते रहेंगे। मैंने उस बस स्टॉप की ओर गाड़ी मोड़ दी जहाँ अवंतिका मुझे रोज़ मिलती थी। रोहित मेरे बाजू वाली सीट में और रवि पीछे बैठा था। दोनों मुझे खोद खोद कर पूछ रहे थे। मेरी नज़रें सामने बस स्टॉप पर थीं। बस स्टॉप के पास पहुंचते ही जानबूझकर मैंने गाड़ी धीमी कर दी और अवंतिका को बारिश में पेड़ के नीचे भीगता देख रोहित चिल्लाया, अवंतिका, मैं यही चाहता था कि मैंने गाड़ी रोक दी। रोहित ने उसे इशारे से बुलाया तो उसने भी बस में आने के इशारा करते हुए कहा, मैं बस से चली जाऊंगी। मैंने उसे हाथ दिया आने के लिए तो वो आ गई। चूँकि रवि पीछे बैठा था इसलिए मैंने रोहित को इशारा किया, वह पीछे चला गया। अवंतिका मेरी बाजू वाली सीट में आकर बैठ गई। भीग गई थी बारिश में। उसे भीगा देख मैंने उसकी ओर कार का हीटर का मुंह करते हुए चला दिया जिससे उसे ठंड ना लगी और उससे पूछने लगा, अब ठंड तो नहीं लग रही है? मेरे ऐसा कहने पर रवि और रोहित दोनों ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए मैंने गाड़ी के मिरर में देख लिया। अपने आप को मन मन उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार कर रहा था जो अवंतिका के जानने के बाद मेरे साथ होने वाली थी। खैर, हम पाँचों चल दिए। अब आप सोचेंगे 5 कौन? मैं, अवंतिका, रोहित, रवि और मेरी गाड़ी। अवंतिका अपने बालों को गाड़ी के हीटर से सुखा रही थी और बीच बीच में अवंतिका को देख लेता, पर मेरी ख़राब किस्मत जितनी बार भी मैं उसे देख रहा होता, पीछे बैठे दोनों कमीने मुझे घूर रहे होते। रोहित ने अवंतिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हॉस्टल में रहती हो। अवंतिका ने कहा, यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आती हूँ। रोहित ने उससे कहा, इतनी दूर? अवंतिका बस मुस्कुरा दी और उसने कुछ कहा नहीं। मैंने अवंतिका से कहा, तुम्हारी भी तो परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, अपनी पढ़ाई कब करोगी? अवंतिका ने मेरी ओर देखते हुए कहा, ट्यूशन के बाद अपनी पढ़ाई ही करता हूँ। मैंने गाड़ी के मिरर में देखा तो रवि मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। मैंने अवंतिका से कहा, रोहित से तो आप मिल ही चुकी हैं, ये है हमारे बचपन का दोस्त डॉक्टर रवि। अवंतिका ने पीछे पलटकर रवि को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हमारा नाम अवंतिका सिंह चौहान है। रवि ने हंसते हुए उससे कहा, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। हमारा नाम रवि सिंह है। इतना कहकर रवि रुक गया। अवंतिका कहने लगी, रवि सिंह? तो रवि ने कहा, रवि सिंह बघेल। अवंतिका हंसते हुए बोली, पूरा नाम बताया कीजिए। ठाकुर साहब, सिंह तो आजकल बहुत लोग लिखते हैं, हमारे तो पूरे नाम लिखते हैं। हमारे पूरे नाम में ही हमारी शान है। मैंने मुस्कुराते हुए अवंतिका को देखा और रेडियो चला दिया। रेडियो वाले भी बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से गाना बजाते हैं। रेडियो में चलता गाना रोहित और रवि मुझे देखकर साथ साथ गाए जा रहे थे। सावन बरसे, दिल तरसे, यूं न निकले घर। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। अब आगे की कहानी आपको कल मिलेगी, तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। तो नमस्कार दोस्तों।